प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि सुभाष यादव की बातों ने किस तरीके से बिहार की राजनीति में भूचाल ला दी है। हम आपको बता दें कि सुभाष यादव ने खुल करके और कई मीडिया चैनल से बात करके ये कहा है कि लालू प्रसाद यादव लालू राबड़ी शासन में मुख्यमंत्री निवास में फिरौती की रकम तय करते थे। जी हां, सवाल यह उठता है कि 35 साल बाद सुभाष यादव ये कहने को मजबूर क्यों हुए। सवाल यह भी उठता है कि जिस सुभाष यादव पर लालू राबड़ी परिवार लगातार आरोप लगाता रहा है, वो सुभाष यादव अब क्यों खुल करके लालू और राबड़ी देवी के खिलाफ विरोध में उतर आए हैं। हालांकि सुभाष यादव की बातों को साधु यादव सिरे से खारिज करते हैं। साधु यादव कहते हैं कि सारा अपराध का जड़ सुभाष खुद था और वो खुद तय किया करता था, इसके पास अपराधी आते थे। तो बात ये यहां तक उठ गई कि एनडीए के कई नेता बाहर आकर के कहने लगे कि जब हम जंगल राज की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सत्ता संरक्षित अपराध हुआ करता था और ये लालू राबड़ी शासन में होता था। सत्ता संरक्षित अपराध लालू राबड़ी के शासन में लालू जी खुद फिरौती की रकम तय करते थे। मतलब अगर किसी का अपहरण होता था तो पुलिस निष्क्रिय रहती थी, बल्कि मीडिएशन की भूमिका में लालू प्रसाद रहते थे। अब सोच लीजिए, चुनाव से ठीक पहले इस तरह का बयान, लालू यादव के खिलाफ बयान, एक तो ऐसे ही एनडीए जातीय समीकरण में काफी मजबूत है और ऊपर से लालू यादव के खिलाफ उनके साले इस तरह की बात कर रहे हो, इसके मायने क्या है। क्योंकि जैसे ही सुभाष के बयान बाहर आए, बीजेपी के कई नेता, जेडीयू के कई नेता खुल करके कहने लगे कि जंगल राज की हकीकत फिर से सामने आने लगी है। अब तैयार हो जाइए कि इनको पूरे तरीके से धूल में कैसे मिला दिया जाए। इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको पहले सुनाते हैं कि इसको लेकर के तमाम नेता क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। उसका फादर और मदर बोलती हैं जे सब लूट कर बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हम लोग लुटेरा हैं? कहीं FIR हुआ है क्या? कहीं FIR हुआ है? बताइए आप, मेरे खिलाफ FIR है कहीं? हम लोग अपहरण करते हैं। अपहरण तो वो लोग करवाते थे जिसके माध्यम से करवावे, छुड़वाते वो लोग थे, तो वही लोग ने जवाब देगा। नहीं, आप क्या है, तो क्या अहमियत है लालू फैमिली में आपकी? कुछ नहीं, जीरो। आपने कहा कि उस समय जब वो करें कि अपहरण करवाते थे, एक अन्य मार्ग से जो है संचालित होता था चीज, तो भाई उस समय DGP में क्या था? मऊगा था। उस समय का DGP क्या था? गृह सचिव क्या था? प्रशासन नहीं था, था। FIR होना चाहिए था ना। आप क्या कर रहे थे उस समय? कुछ नहीं। के ऊपर भी तो कई गंभीर आरोप लगा। मुजबानी लिखित, लालू जी के लिखित आए तो सजाए भोग रहे हैं ना, इधर भी देखिए, कि नहीं भोग रहे हैं। लालू जी के ऊपर लिखित आया तो सजाए हुआ ना, तो हमरो लिखित आएगा तो सजाए होगा। सुभाष यादव कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए, कैसे करेंगे? निर्दोष है। निर्दोष नहीं है। आपके नजर में चोर हैं क्या? बड़ा लोग बात कर रहा है। लोग बात कर रहे हैं, FIR है, बात करने से क्या पूरा होगा? बिहार को लूट लिए आप लोग। अब बिहार की जनता है कि नहीं, मर गई बिहार की जनता। बिल्कुल आएगा ना दरवाजों पर, कोई फोर्स लगाओ बका मांगने आएगा ना। भाई सुभाष जी लहला बड़ा दौत कलारवा पकड़ेगा ना, ऐसे बतिया रहे हैं। गाड़ी उठाया जा रहा था उस टाइम। गाड़ी तो उनकी बेटी के शादी में उठाया गया था ना। कौन उठाए थे? अब बच्चा राय थे, आजाद गांधी थे, लालू जी के कहने पर, लालू जी के कहने पर काम होता था। मैंने हमारा बेटी के शादी था कि लालू जी की बेटी के साथ भांजी थी, तो जरूरत तो लालू जी को नहीं था ना गाड़ी के। भांजा को, मामा को थोड़ा गाड़ी की जरूरत था। लालू जी के पास काफी जमीन है। आपने उस टाइम समझाया था कि ये चीजें गलत हो रही हैं? हाँ, हमने समझाया था, ये सब नहीं करिए। तब मेरे उनका कमिश्नर समझी थे, इसलिए अपना धाव जमा रहे थे। सर, लालू जी के पास पटना में काफी जमीन है, क्या लगता है फिरौती मांग कर किडनैपिंग करके जमीन बनाई गई है? आपके ऊपर वो तो केस चल रहा है, आरोप लग रहा था। हाई कोर्ट जवाब दिया ना, न्यायालय जवाब दिया कि नहीं?
कैसे क्वेश्चन कर दिया मेरे बारे में, पता है ना कि नहीं है? पटना के मतलब कि लोग कह रहे हैं, लालू यादव खुद जो है जिनके ऊपर आरोप है वो बाकी लोग उनके कह रहे हैं कि बोलो आप ही लोग जो है गड़बड़ किए तो। अरे गड़बड़ के तो भोग रहे वही नो, उनके बेटा दुगो है ना, माई के मुख्यमंत्री बना दे। चलिए हम लोग गड़बड़ के तो बना के रखे ना। श्रीमान सुभाष यादव जी ने जो बयान दिया कि लालू यादव जी के शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास में उन्हीं श्री लालू यादव जी सारे जो है अपहरण उद्योग का और जो भी उस तरह का घटनाएं होती थी उसका मुख्यमंत्री आवास में डीलिंग होता था, और व्यापारियों को किस तरह से लूटने और धमकाने का काम होता था, किस तरह से बिहार में आतंक फैलाया जाता था। चूंकि सुभाष यादव जब बोल रहे हैं तो ये सच्ची घटना है। उसका कारण है कि सुभाष यादव उनके एक अंग रहे हैं। श्री सुभाष यादव जी जब कोई बात बोल रहे हैं तो जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं, और ये घटना जो है बहुत बड़ी बात वो बोल रहे हैं। इसलिए श्री लालू प्रसाद यादव जी को दुनिया में कौन नहीं जानता है, सब जानता है कि वो घपले घोटाले के सम्राट हैं, आतंक के पर्याय रहे हैं उनका शासनकाल में बिहार में, और पूरा शासनकाल अपराध के लिए जाना जाता है, बेरोजगारी के लिए जाना जाता है। तो सुभाष यादव जी ठीक ही बोल रहे होंगे। तो आपने सुन लिया, बीजेपी के नेता प्रवक्ता कह रहे थे, सुभाष यादव को भी सुन लिया, लालू यादव के ज़माने में क्या होता था और किस तरीके से ये बात सामने आ रही है। इस बारे में हमारे साथ खुलकर बात करने के लिए पैनल में कई लोग हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, श्याम किशोर चौबे जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। श्याम किशोर चौबे जी, ये साले साहब सुभाष यादव इतने नाराज हैं और नाराज हैं, खुल करके कह रहे हैं कि चोर कौन था जान लीजिए, फिरौती कौन तय करता था जान लीजिए, हम तय करते तो अभी तक बाहर रहते। एक कोई केस हुआ हमारे ऊपर, और जो हुआ भी उसको हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया। सवाल ये उठता है कि लालू यादव अपने घर में ये सब तय करते थे। ये आरोप सुभाष यादव लगा रहे हैं, कितना गंभीर आरोप है ये। अब जो बीजेपी कहती थी, जेडीयू कहता था, आपको लगता है कि इन सब की बातों को सुभाष यादव ने सही कर दिया, टिक मार्क लगा दिया? देखिए, जो पॉलिटिकल रिवेलरी में जो विपक्षी दल के या दूसरे दल के लोग आरोप लगाते हैं, और जब घर का भेदी कुछ कहता है तो उसकी बात की तस्दीक तो हो ही जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सुभाष यादव का ज्ञान 35 वर्षों बाद क्यों जगा है, अचानक क्यों जगा है? तो इसके साथ एक बड़ा कारण है कि उनका बेटा अभी एलजेपी में है। जब एलजेपी में है और चुनाव नजदीक है, उसको टिकट चाहिए। एक आध बार ये कह भी चुके हैं कि अब बेटे की बारी है। तो ऐसी स्थिति में ये भी माना जा सकता है कि कितना ये सच बोल रहे हैं। फैक्ट तो यही है कि सुभाष यादव लालू यादव ने और राबड़ी देवी ने ही बनाया, अन्यथा वो तो क्लर्क थे। क्लर्क से उठा के एमएलसी बनाया, राज्यसभा का सदस्य बनाया। और फिर जब ये कहिए कि लालू यादव की अपनी ससुराल वालों से गड़बड़ चलने लगी, तो ये मामला आ रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का आ रहा है। लालू यादव, ये जो उनका तेज प्रताप यादव, उनका जो छोटा बेटा है, उसने भी कुछ दिन पहले आरोप लगाया मामे पे, अब मामा भांजे पे और अपने बहनोई पे, बहन पे, सब पे आरोप लगा रहे हैं। तो ठीक है, इसका पॉलिटिकल फायदा विपक्ष वाले यानी भाजपा, लोजपा, जदयू वाले जरूर उठाना चाहेंगे, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है, अब कोई रिलीवेंसी नहीं है मेरी समझ से इसकी। सुभाष यादव उस समय बोलते, फ्रंट फुट पे आते, एक लाइन भी बोलते तो यह बात ज्यादा अच्छी लगती। अब मैं आपको उदाहरण दूं, अभी का एक उदाहरण दूं, हालांकि इससे बहुत वो मेल नहीं खाता है, फिर भी है कि पड़ोसी झारखंड में जब शिबू सोरेन परिवार की एक बहू सीता सोरेन अलग होके भाजपा में गई, तो क्या क्या नहीं उन्होंने कहा। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस समझिए 2-3-4 महीने पहले की बात है। और जब वो चुनाव हार गई तो अब कहाँ है पता ही नहीं चलता है। तो मेरी समझ से सुभाष यादव अपने बेटे
को पॉलिटिकली इस्टेब्लिश करने के लिए एलजेपी के साथ, एनडीए के साथ ये बात कह रहे हैं। अदरवाइज आज की तारीख में इसकी बहुत रिलेवेंसी नहीं। तो आज की तारीख में इसका कोई बहुत महत्व नहीं है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है डॉक्टर संजय, बैठे बिठाए एनडीए को बड़ा मुद्दा मिल गया। एक तरफ जातीय समीकरण पक्ष में नहीं है, महागठबंधन पहले से कमजोर दिखाई पड़ रही है, और ऊपर से लालू यादव के लिए गड़ा मुर्दा उखाड़ा जा रहा है। क्या इसका मतलब ये लगाया जाए कि ऐसे समय में अटैक करने का मतलब क्या है? क्या सुभाष यादव अब एनडीए के साथ मिल गए हैं, एनडीए से टिकट चाहते हैं? ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये साधु यादव कह रहे हैं कि सुभाष खुद गुंडों को संरक्षण देता था, उसकी वजह से सरकार बदनाम हुई थी। कई बार हम लोगों ने लालू जी को बताया था। साधु यादव अब लालू परिवार के साथ खड़े दिख रहे हैं, तो आखिरकार ये चल क्या रहा है डॉक्टर संजय? देखिए, ये राजनीति में स्पेस लेने की कोशिश है। अब सुभाष यादव के बेटे अगर चाहते हैं कि चिराग पासवान से हमें टिकट मिल जाए, तो इसके लिए वो अपनी बात अपने तरीके से कह रहे हैं। हाँ, ये सच्चाई तो है कि मुख्यमंत्री निवास में ही सुभाष जी रहते थे, और अगर सुभाष जी कोई बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके असर तो होंगे। नीतीश कुमार अपनी हर सभाओं में कहते हैं कि 2005 के पहले का बिहार क्या था, और अगर उसी पर मुहर लगाते हैं सुभाष जी कि कहां से अपहरण होता था, कहां से फिरौती ली जाती थी, कैसे मध्यस्थता होती थी, गाड़ियों को उठाया जाता था तो उसमें किनकी सहभागिता थी, किसके इशारे पर होता था, तो ऐसा नहीं है कि हर परिप्रेक्ष्य में हर चीजों को एक ही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। असर होता भी है कभी कभी, और बिल्कुल परिवार के लोग जब कोई बात कहते हैं, उस बात में भले सच्चाई हो ना हो, लेकिन लोगों का भरोसा तो बनता ही है ना कि जब उन्हीं के साथ रहते थे। और सुभाष यादव किस ताकत में थे ये बिहार को पता है। जब लालू प्रसाद जी मजबूत थे, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो सुभाष यादव की क्या ताकत थी सीएम हाउस में, ये बिहार के लोगों को तो जरूर पता है। तो सुभाष यादव आज क्यों बयान दे रहे हैं, उस समय क्यों नहीं बयान दिए थे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो एनडीए, जो नीतीश कुमार घेरती है, ग्रिल करती है आरजेडी को जंगल राज करके, या कहते हैं कि 2005 के पहले क्या होता था जी, लड़कियां क्या शाम में निकल पाती थी, फलाना होता था, चिलाना होता था। सुभाष जी के बयान का जो अभी मतलब है कि उससे बल मिलेगा कि देखिए उनके साले जो उस सीएम हाउस में होते थे और कितने करीबी थे, वो भी कह रहे हैं कि हाँ इसमें इनकी संलिप्तता है, तो बल तो मिलता ही है ना। ठीक है, चुनाव में इसके प्रभाव अप्रभाव कुप्रभाव क्या होगा मुझे नहीं पता है कि जनता के मन मस्तिष्क पर इसका असर होगा नहीं होगा, लेकिन विरोधियों को घेरने के लिए तो काफी है। सुभाष जी के बयान काफी है विरोधियों को घेरने के लिए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आखिर ये आरोप प्रत्यारोप में कल साधु यादव भी किस तरह से अटैकिंग थे, आज सुभाष यादव अटैकिंग है। तो राजनीति के खेल में न कोई सगा होता है न कोई अलग होता है। जब वक्त की तकाजा और वक्त का ये होता है कि कौन किस खेमे में कब खड़े हो जाए, और वहीं से नहीं, ठीक है, वो खेमे में जो भी खड़े हो जाएं, ये सारी बातें सही है, लेकिन एक बात फिर से बाहर आने लगी है ना, जंगल राज विपक्ष कहता था, एनडीए आरोप लगाता था, लेकिन 2005 में भी जन्मे हुए लोग अब 20 साल के हो चुके हैं, 2-3 बार वोट कर चुके होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि सुभाष यादव के मुंह से ये निकलना कि लालू यादव मुख्यमंत्री निवास में ये डील करते थे, अपहरण के लिए फिरौती कितना देना है ये तय करते थे, अपनी बेटी की शादी में गाड़ी जो उठवाया गया था वो कौन कौन लोग उठाए थे उनका नाम तक बोल रहे हैं। ये सब बिहार की राजनीति में चर्चा तो होता रहा है, लेकिन अब तो सुभाष यादव मोहर लगा रहे हैं, स्टैंप लगा रहे हैं प्रियदर्शी रंजन। आपको नहीं लगता यह गंभीर आरोप है, और गंभीर आरोप है तो बहुत परेशानी का वजह हो सकता है? गाया है जो बिहार, जो भी आवाज जा रही है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल।
जी, जी। तो सुभाष यादव ने जो आरोप लगाया है उसके मद्देनज़र ये कहा जा सकता है कि लालू यादव पर जो आरोप लगता रहा है, राबड़ी देवी पर जो आरोप लगता रहा है, उसमें दम था और उसको पुख्ता उनके परिवार के लोगों ने ही किया है। इसको इस तरीके से भी समझा जाना चाहिए कि महाभारत के दौर में एक कथा प्रचलित था कि किस तरीके से कौरवों की माँ गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था। उसके बाद यदुवंशियों ने एक दूसरे को ही समाप्त करने का प्रयास किया था। कुछ उसी तरीके का मामला चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इन पर बिहार में जो जुल्म हुए लालू राबड़ी शासनकाल में, उन लोगों ने लालू राबड़ी को श्रापित किया, उनके शासनकाल को शायद श्रापित किया है कि इसी तरीके से आपका भी खात्मा होगा। और वही लग रहा है कि आप देखिए किस तरीके से लालू राबड़ी के परिवार के हैं लोग उनके ऊपर किस तरीके से वार कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। पहले साधु यादव ने ये सिलसिला शुरू किया था, अब सुभाष यादव उसमें कूद पड़े हैं। साधु यादव तेजस्वी यादव के शादी के दौरान ही लालू के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। तेजस्वी यादव को तो यहाँ तक कह दिए थे कि अब यादव कुल का वो रहा तक नहीं। और भी तमाम तरह के आरोप जो उस समय के लालू राबड़ी शासन के दौरान जो घटित हुआ था, उसको भी साधु यादव ने उद्धत किया था। अब सुभाष यादव उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पारिवारिक लड़ाई है। और दूसरी बात यह है कि साधु सुभाष चाहते हैं कि इन केन प्राक्रेण राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बनाया जाए, और वो प्रासंगिकता उनको लालू राबड़ी पर हमला करके ही मिल सकता है, उनके शासन के दौरान के चीजों को उजागर करके ही मिल सकता है। और वे वैसा ही कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले किस तरीके से साधु यादव ने कुछ गुंडों का नाम लिया था, कहा था कि फला फला जाति में गुंडे होते हैं। उससे उनको देखिए बहुत बड़ी चर्चा हुई साधु यादव की। उन्होंने नाम लिया था बाकायदा कि सवर्णों में, भूमिहारों में, राजपूतों में, कास्टों में, ब्राह्मणों में किस तरीके से गुंडे लोग, बाहुबली लोग लालू राबड़ी शासन के दौरान होते थे। हालांकि उन्होंने एक तरफा कहा, उन्होंने छोड़ दिया, नाम कुछ सवर्णों का लिया लेकिन शहाबुद्दीन का नाम नहीं लिया, उन्होंने तस्लमुद्दीन का नाम नहीं लिया, उन्होंने सुरेंद्र यादव का नाम नहीं लिया, उन्होंने राजवल्लभ यादव का नाम नहीं लिया, उन्होंने खगड़िया के रणवीर यादव का नाम नहीं लिया, उन्होंने ब्रज बिहारी का नाम नहीं लिया। ऐसे अनेकों नाम है जिनको लेने से साधु यादव ने परहेज किया और एक परसेप्शन चल पड़ा। कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं हुआ। साधु यादव ने कह दिया और उसको लेकर के मीडिया में पूरा एक सिलसिला चल पड़ा कि हाँ भाई साधु यादव ने सही कहा है, उस समय के शासनकाल को उन्होंने देखा है और वो इस समय सवर्ण ही थे, वही बाहुबली होते थे। तो ये करके साधु यादव ने लोकप्रियता हासिल कर ली। अब सुभाष यादव भी चाहते हैं कि कुछ कीचड़ उछाला जाए, कीचड़ नहीं, जो उस समय का हकीकत था उसको बयां किया जाए। और उन्होंने क्या किया कि नहीं, ठीक है, बयां किया जाए। तो आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी नेता। क्या आप लोग को मौका मिल गया है एक बार फिर से जंगल राज पे आरोप लगाने का, लालू प्रसाद पर तगड़े तरीके से प्रहार करने का? और दूसरी बड़ी बात कि जिस तरीके से साधु यादव के जरिए ये कोशिश की गई थी कि जितने भी अपराधी थे, बाहुबली थे, सब ऊंची जाति से थे और लालू यादव को बदनाम कर रहे थे। लेकिन आप भी जानते हैं कि कई सारे ऐसे लोग थे जो यादव समाज से भी आते थे। ब्रज बिहारी प्रसाद भी ईबीसी से आते थे। कई ऐसे लोग थे और उस समय किसी अपराधी बाहुबली को जातियों से जोड़ना मुझे नहीं लगता बहुत हद तक सही है। इन सब लोगों का अपना पैरेलल सिस्टम था और कोई सिस्टम पैरेलली तभी काम करता है जब असली सिस्टम उसकी मदद में खड़ा रहता है। क्योंकि मुझे याद आता है एक बड़े डॉक्टर थे और वो दूसरे डॉक्टर के यहाँ पार्टी में आए, और जब पार्टी में आए डॉक्टर संजय उनका नाम बोलेंगे और उस पार्टी में आप हैरान हो जाएंगे, मंत्री भी आए और सरकार में सचिव भी आए और वहां पे पार्टी हुआ। और उसके बाद जब वो डॉक्टर लौटते हैं रमेश चंद्रा, तो उनका अपहरण हो जाता है और अपहरण होने के बाद पूरी पुलिस मशक्कत करती रहती है। ओझा साहब जैसे डीजीपी होते हैं और फिर वो डॉक्टर जो है मिलते कहाँ हैं, तो पटना के एक मोहल्ले में सही तरीके से मिल जाते हैं। खबर ये आती है पुलिस ने ढूंढ लिया, लेकिन कहा यह जाता है जो मांग की गई थी वो पूरी कर दी गई और उसके बाद छोड़ दिया गया। कमाल की बात है कि एक डॉक्टर के यहाँ पार्टी होती है, वहां पर सरकार के सेक्रेटरी पहुंचते हैं, हेल्थ मिनिस्टर पहुंचते हैं और फिर
एक डॉक्टर के यहाँ एक बड़े डॉक्टर पहुंचते हैं जिनका नाम रमेश चंद्रा होता है और वो लौटते हैं, उनका अपहरण हो जाता है, सरकार सकते में आ जाती है। लेकिन जब डॉक्टर आंदोलन करने लगते हैं तो पता है उनको क्या कहा जाता है कि कहा ये आंदोलन बंद करी ना तो आग लगा दिल जाई। ये सारे डायलॉग्स मुझे मैं बहुत गहन अध्ययन किया हुआ हूं कि क्या स्थिति थी। अब अगर उस पर कितना भी पर्दा डाला जाएगा, क्या वो बात छिप सकेगा क्या? ये तो बहुत गंभीर बात है। सवाल ये है कि ऐसे लोगों का अपहरण मंत्री, सरकार का सचिव, तमाम लोगों के रहने के बाद अपहरण भी हो जाए, वो छूट भी जाता। और रमेश चंद्रा उसके बाद ऐसे बिहार से गायब हुए जैसे कई बार गिरगिट का पूंछ गायब होता है, कभी दोबारा दिखे नहीं रमेश चंद्रा बिहार में। आलोक वत्स जी, देखिए पंकज जी, चंद्रा साहब अकेले नहीं थे, ऐसे बहुत से लोग थे जिनके साथ इस तरीके की वारदात घटी और उन लोगों ने बिहार सदा के लिए छोड़ दिया। विभिन्न शहरों के लोग थे और ये साधु यादव या सुभाष यादव क्या बोलेंगे, ये तो प्रणेता थे इन चीजों के। ठीक है, संरक्षण इनको लालू यादव का था, उनके आवास में रहते थे। रुंगटा कांड आपको याद होगा, फिरौती की रकम चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में घर पे तय हुआ था और सब रुंगटा जी छूटे थे। और आपको याद होगा विश्वास करके एक IAS ऑफिसर थे जिसकी औरत को किस हाल में इन्होंने। देखिए, मैं तो एक चीज बड़ा क्लियर कर दूं, मैं तो एक चीज बहुत क्लियर कर दूं आलोक वत्स जी, एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि हमारे पास ना कोई प्रमाण है, इसलिए हम कोई आरोप लगाएं कि सीधा वो लेते थे, वो तय करते थे, ये हम कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण है नहीं। पर सवाल ये उठता है कि उनके साथ रहने वाले लोग जब इस तरह की बात करते हो और ये चर्चा पहले से हो रही हो, कई राजनीतिक दल इस तरह की बात करते हो और फिर उनके साले इस पर आरोप लगाते हो, जिन साधु सुभाष की चर्चा उनके शासन काल में रोज होती थी, अगर वो इस तरह का आरोप पर सही लगा रहे हैं कि नहीं ऐसा होता था और ये खुद करते थे, इसका मतलब तो बहुत गंभीर है ना। देखिए, बाहुबलियों का, विभिन्न जातियों के बाहुबलियों का साम्राज्य था उस समय, पैरेलल गवर्नमेंट रन करते थे वो लोग। और जिस दो व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं, साधु यादव और सुभाष यादव, इनके नाम से लोगों की रूह कांपती थी। जितने भी वारदात हुए या गाड़ी उठाने का और जो भी इस तरीके की चीजें की गई, उन सब में इनकी संलिप्तता भरपूर थी। और इसमें कोई शक है क्या कि लालू यादव के शासनकाल में ही हुआ सारा कुछ, तो उनका इसमें कहीं से न कहीं से हाथ ना रहा हो? पूरा नहीं, ठीक है, हाथ रहा हो नहीं रहा हो ये आरोप तो है। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आप कहना चाहते हैं जी, कहना चाहते हैं कि सिद्ध कर देना, तो कोई भी व्यक्ति इसको सिद्ध नहीं कर पाएगा। नहीं, कोई वो ठीक है, पर जनता की अदालत में इस बात को ले जाया गया तो जनता ने उनको नकार करके सिद्ध कर दिया ना कि आपका शासन ठीक नहीं था। श्याम किशोर चौबे जी के पास मैं आऊंगा, लेकिन डॉक्टर संजय, आपको इसमें राजनीति दिखाई नहीं पड़ती है कि इन दिनों साधु यादव लालू परिवार के पक्ष में आ गए? जो साधु यादव क्या क्या नहीं कहते थे, वो अब इस तरीके से पक्ष में आ गए हैं कि एक इंटरव्यू देते हैं, उसमें तमाम अगड़ी जाति के बाहुबली का नाम लेकर के कहते हैं कि लालू के शासन में इन लोगों ने बदनाम किया। दूसरे तरफ उन लोगों का नाम क्यों भूल जाते हैं? क्या पप्पू यादव ने उस समय MLA की हत्या की थी, इसका आरोप नहीं लगा था पप्पू यादव पे? हत्या की थी नहीं की थी, आरोप तो लगा था ना, सजा भी हुई थी, फिर बाद में बरी हुए। इस पप्पू यादव बाहुबली नहीं थे क्या? रणबीर यादव बाहुबली नहीं थे क्या? सुरेंद्र यादव के बारे में जहानाबाद और के तरफ क्या बात होती थी आप जानते हैं। राजवल्लभ यादव को लेकर के क्या बात हो, राजवल्लभ यादव तो बलात्कार केस में जेल में, तो ये किससे छिपा हुआ है? ये तो सबको पता है कि आखिरकार रणबीर यादव कौन थे।
ये जो सारा नाम है, रीतलाल यादव के खिलाफ प्रॉपर्टी का कॉन्फिस्केशन हुआ, कितने प्रॉपर्टी जब्त किए गए, ये कौन सी जाति के थे? तो आजकल साधु यादव जो लालू चालीसा पढ़ने लगे हैं, क्या माना जाए? साधु यादव फिर से आ रहे हैं क्या लालू परिवार की तरफ? क्या टिकट उकट मिल रहा है क्या? ये क्या राजनीति चल रही है उनके परिवार में? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुभाष यादव को लालू राबड़ी परिवार तवज्जो नहीं दे रहा हो, साधु यादव को देने लगा हो, इसलिए सुभाष यादव नाराज हो गए हो? इसका जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन पहले हम सुना देते हैं कि आरजेडी इस तमाम प्रकरण पर क्या कह रही है, जरा उसको सुन लीजिए। पूर्व सांसद सुभाष यादव जी वही नहीं बोल रहे हैं, बेटा को कहीं सेट करना होगा, क्योंकि अपने समय में कई ठेकेदारों को पाला पोसा और वो अभी सत्ता प्रतिष्ठान के करीब है और एजेंसियों के रडार पर है। अब उसकी जांच की लपटें कहां तक जा रही है, कहां नस दबाया जा रहा है, अनर्गल पर लाभ करने के लिए कहां से दबाव आ रहा है, वो अभी एक महत्वपूर्ण विषय है। अब सवाल साफ उठता है कि तेजस्वी जी की कमान संभालने के बाद एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत हुई है, और स्वच्छ राजनीति जब उन्होंने किया है तो स्वाभाविक तौर पर जो एलिमेंट्स हैं जिनकी दरकार नहीं है, जिनकी बदनामी के कारण कई तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है, तो वो लोग तो नहीं आ सकते हैं, तो उनको जगह नहीं मिल सकती है। अब रहा सवाल, तो भाई सुभाष यादव जी को जवाब तो उनके भाई दे ही चुके हैं, साधु जी, उनका जवाब, सवाल का जवाब दे देना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों में जो लोग सानिध्य प्राप्त कर लिए हैं और वहाँ संरक्षण पा रहे हैं ठेकेदार लोग, तो वो लोग अपना बुलवाने का काम कर रहे हैं ताकि बेटा भी सेट हो जाए और बयान भी चलता रहे। चलिए, तो ये तो बेटा को सेट करने की बात है, लेकिन क्या साधु यादव अब लग रहा है आरजेडी के करीब आ चुके हैं? ये शक्ति यादव के बयान से भी लग रहा है। डॉक्टर संजय, जो साधु यादव मामा को नहीं बुलाए जाने की वजह से किस तरीके से तेजस्वी यादव से बिफरे थे, उन्होंने कहा था क्रिश्चियन से शादी कर लिया, हम इसको बहू कैसे मानेंगे, हम जाते भी नहीं, जाति से निकाल देंगे, तरह तरह की बात कर रहे थे। लग रहा है अब फिर से प्यार जगा है। ये क्या राजनीति चल रही है डॉक्टर संजय? नहीं, साधु यादव को जिस तरह से किनारे किया गया था वहां लालू राबड़ी जी के परिवार से, और उसके बाद साधु जी के जितने भी बयान हैं वो तो पब्लिक डोमेन में है। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है और कोई एक जाति में केवल अपराधी पैदा होते हैं, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। बिहार उसका गवाह रहा है, देखा है लोग कि वो अपराधी कौन थे। 30 ऑर्गेनाइज्ड गैंग उस समय चलते थे, 30 ऑर्गेनाइज्ड गैंग। उस गैंग का सरगना का जरा उस समय जो डीजीपी थे उनसे फाइल मंगवा करके दिखवा लीजिएगा कि कौन थे उसके सरगना। जो लाशों का बूचड़ खाना बना हुआ था, मैसेकर, भाई ये बिहार उसका साक्षी रहा है। तो इसलिए ये न कहें कि ये जाति के लोग अपराधी थे और ये जाति के लोग सारे संत महात्मा थे जो बस केवल वो वैराग्य में चले गए थे और सन्यास लेकर के समाज सेवा में लगे रहते थे। कौन क्या थे ये पब्लिक डोमेन में है चीजें। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूंगा कि कभी प्रेम जग जाता है, कभी विरोध में खड़े हो जाते हैं, ये उनका पार्ट है, वो अपना जिस नजरिए से देखें। हाँ, लेकिन एक तरह से जब वो गिनवा रहे थे तो वो वीडियो वायरल हुआ था जाति का नाम लेकर के कि बस अपराधी तो इसी जाति में पैदा होते हैं, उस जाति में अच्छे लोग तो पैदा ही नहीं होते हैं। उस जाति में विद्वान, साहित्यकार, उस जाति में वैज्ञानिक, उस जाति में चिकित्सक, उस जाति में इंजीनियर, उस जाति में पत्रकार, उस जाति में तो कोई पैदा नहीं, बस उस जाति में केवल अपराधी पैदा होते हैं। तो खैर वो उनका है, अब उनकी समझ है, उस समझ पर हमें कुछ नहीं करना। सुभाष यादव की जहां तक बात है, सुभाष यादव बेटे के टिकट की लाइन में तो बहुत सारे लोग हैं। कई लोग चाहते हैं कि बेटे को टिकट मिले, लेकिन बेटे को टिकट के लिए सुभाष यादव इतना आक्रामक हो गए कि बस इस तरह के आरोप लगाए। कुछ दिन पहले कुछ लोगों को देखा गया था सुभाष जी के यहाँ, जिसमें वो ददन पहलवान और कौन कौन लोग थे, उनके साथ ही वो बयान दे रहे थे लोग। तो एक नाराजगी तो है, एक निराशा तो है कि अब हमारा भविष्य, हमारे बच्चे का भविष्य अब इस पार्टी में नहीं है। साधु यादव को लगा होगा, कहीं से इशारा किया गया होगा कि ठहरिए, क्यों आप इतने आग बबूले हैं, आपको हम कोई जगह देंगे, आपको मौका देंगे। तो साधु यादव के सुर बदल गए।
तो इनके सुर बदल जाने से, इनके सुर प्रतिकूल हो जाने से जनता के मन मस्तिष्क में जो एक बार बात बैठ जाती है वो परसेप्शन कभी समाप्त नहीं होता है। और बिहार तो बड़ी दूसरे तरह की धरती रही है, ये बड़ा तेवर की धरती रही है। वो ठीक है, वो आप राजनीति में शिखर पर चले जाइए, आप शून्य पर चले जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर आदमी को ताकत का एहसास है। लेकिन जातीय ढांचे और खांचे में बांट कर करके और राजनीति की जो रोटी बनाई जाती है ना, और राजनीति की रोटी सेकी जाती है, बिहार अब इससे निकल गया है, मैं मानता हूं। और इसको निकालने में एक बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की रही है। आज वो कितने स्वस्थ हैं नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उस जातीय ठीक है, ये बात है। लेकिन श्याम किशोर चौबे जी, आपको लगता है जंगल राज का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया? बहुत सारी बातें अभी निकलेंगी। सुभाष यादव ने शुरू किया, बहुत सारी बात वो कर सकते हैं। सुभाष यादव यहाँ तक कह रहे हैं कि अररिया में एक का अपहरण हुआ था, हरियाणा का व्यवसायी था, बड़ा व्यवसायी था, हमारे एक मुस्लिम नेता पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अपहरण तो सहरसा का आदमी किया था, वो अब नहीं है, मर गया है। और उसके फिरौती की रकम कहाँ तय हुई थी, जरा पूछ लीजिए ना लालू जी से, कौन कौन लोग तय करने वाले थे। लालू जी ने फोन किया था, शहाबुद्दीन ने फोन किया था। ये मेरे बयान नहीं है, ये सुभाष यादव के बयान है। अगर इस तरह के कई बयान जो उस समय घटना घटी थी, मुझे लगता है जंगल राज, अपहरण, फिरौती, मुख्यमंत्री कैसे इन्वॉल्व होते थे या उनकी सत्ता कैसे संरक्षण देती थी, इस पर सवाल तो उठना खड़ा हो जाएगा। जो विपक्ष का काम था उनके परिवार के लोगों ने करना शुरू कर दिया। आपको नहीं लगता कि आरजेडी के लिए यह खतरे का संकेत है? देखिए, आरजेडी के लिए खतरे का संकेत हो चाहे ना हो, लेकिन आरजेडी की बदनामी के लिए तो काफी है। अगर किसी भी बिग पॉलिटिकल फिगर पे या किसी पॉलिटिकल फैमिली पे इस ढंग का आरोप आता है कि वो अपहरण कराते थे या अपराध करवाते थे, पैसे लेते थे, तो उससे बदनामी तो होगी। और चूंकि आरजेडी की राजनीति लालू प्रसाद की फैमिली के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, वही धुरी रहे हैं उसकी, तो एक बदनामी तो होगी। और जहां तक जंगल राज की बात है, वो तो हर चुनाव के पहले उठता है और फिर जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये हो जाता है। आप सुभाष यादव का क्यों कह रहे हैं? अभी संजय जी भी बोले, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसका भी खुलासा होना चाहिए कि जब ये अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की राजनीति में बहुत सारा परिवर्तन लाया, लेकिन एक परिवर्तन ढुलमुल वाला भी वो लाए, और वो जब सट जाते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं और अलग हो जाते हैं, तब उनको भी जंगल राज नजर आने लगता है। ये फैक्ट है कि कोई भी अपराध, मतलब जो अपहरण का हो, डकैती का हो, लूट का हो, इवन भ्रष्टाचार का हो, भ्रष्टाचार इन द सेंस की आर्थिक घपले का मामला हो, बिना सरकार की जानकारी के नहीं होता है, कभी नहीं होता है। सरकार इन द सेंस कि सरकार में केवल मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मिनिस्टर्स ही नहीं आते हैं, सरकार का एक अंग उनका थानेदार भी होता है, वीडियो भी होता है, वो उसका एक पार्ट होता है। तो सरकार की जो पूरी संरचना है, जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, उसकी जानकारी के बगैर न तो कोई भ्रष्टाचार होता है, न कोई अपराध होता है। ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, मतलब आज तक के इतिहास में यही रहा है, शायद आगे भी रहेगा। ऐसी स्थिति में उन दिनों जब का जिक्र सुभाष यादव कर रहे हैं, अपराध तो ज्यादा था ही, इसमें कोई शक नहीं है, अपराध होता था, अपराध की प्रकृति और प्रवृत्ति थोड़ी घटी है, लेकिन इसका नुकसान निश्चित तौर पे लालू यादव और उनकी फैमिली को, खास करके तेजस्वी यादव को, अब तो लालू यादव राजनीति में, एक्टिव राजनीति में है नहीं, उनकी धर्मपत्नी राबड़ी भी नहीं है, अब सीधे सीधे ये तेजस्वी को हार्म करेगा, आरजेडी को भी हार्म कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि परसेप्शन तो लोगों का पहले से बना हुआ है, परसेप्शन अगर नहीं बना होता तो ये सत्ता से जाते ही क्यों, लेकिन उसमें और भी कमी आ सकती है। लेकिन एक सवाल है कि ये एक मुख्य चीज है टाइमिंग पे। राजनीति में टाइमिंग बहुत महत्व की बात होती है कि कौन नेता कब कहां कैसे बोलता है। तो ये जो टाइम है,
इससे सवाल उठ रहा है सुभाष यादव पे। अगर ये पहले बोल दिए होते नहीं, तो ठीक हो है, सकता ठीक है। कि- तो अरे भाई, ये भी राजनेता है ना, मौका देख के ही चौका मारेंगे ना। ये कौन सा साधु है? ये भी जी। तो राजनेता है। जैसे जी, आपने जी। इस्तेमाल किया और दूध में मक्खी के तरह निकाल करके फेंक दिया, तो भाई ये मक्खी भी तो मौका देखते हुए ना रसगुल्ले पे बैठ जाएगी। चलिए, दूध जी, से जी, फेंक जी। दिया, लेकिन दूध का रसगुल्ला बनेगा तो उस पर मक्खी बैठेगी ना, जब मेहमान को निश्चित परोसा रूप से। जाएगा। ये कौन सा भजन करते हैं? ये भाई, ये भी तो दोनों दुलरुआ साला थे ना। हाँ, ये भी तो दोनों दुलरुआ साला थे। तो इनको आपने निकाल के फेंक दिया, भांजे की शादी में बुलाया नहीं। पहले मुख्यमंत्री आवास में जगह देते थे साधु यादव, सुभाष यादव। हमें याद है, रोज दिन अखबार में अलग अलग तरह की कहानी निकलती थी। कहानी ये भी निकलता था कि ये नाराज हो गए इसलिए तो भाई ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आई, ये इंतजार 1 नंबर पर कर रहे थे। और फिर जो है स्टेशन मास्टर की ऐसी तैसी होती थी और फिर 1 नंबर पे ट्रेन लगाया जाता था। डॉक्टर संजय, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप बताइएगा। और आपको याद होगा, अरे आम लोगों की बात छोड़िए, आईएएस ऑफिसर रोते थे, और आईएएस ऑफिसर इस कदर रोए हैं, कौन भूल जाएगा चंपा विश्वास को? कौन भूल जाएगा? और उनके पति की स्थिति क्या थी, किसने किया नहीं किया, लेकिन शासन तो याद रखा जाएगा ना, चाहे किसी भी जाति का किया हो। ऐसे चंपा विश्वास की घटना करने वाला कोई दूसरी जाति का नहीं था, लेकिन यह चर्चा तो आम था ना कि अरे भाई आईएएस सुरक्षित नहीं है। जी कृष्णैया की हत्या हो गई चौक चौराहे पे, इसको कौन भूल जाएगा? आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, सेनारी कांड से लेके पता नहीं इतने सारे कारनामे। बृज बिहारी की हत्या खुद कब हुई थी, किसके शासन में हुई थी? मंत्री थे वो। तो ये सब कैसे, ये सारी बातें अगर कोई फिर से निकालने लगेगा, खास तौर पर तब जब उनके सुपुत्र पार्टी पर पकड़ मजबूत कर चुके हैं और उनकी मंशा अच्छी है, वो कहते हैं हम A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं और वो परसेप्शन बदलना चाहते हैं। पोस्टर में अपने पिता का फोटो भी लगाना नहीं चाहते हैं। कई बार इस पर भी विपक्ष आवाज उठाता है। सवाल ये है कि जब इस तरह की बात होगी और फिर कोई उनके परिवार का ही व्यक्ति ये सवाल उठाएगा, तो कब तक बचेंगे भाई? कब तक बचेंगे? परसेप्शन आपने, भले ही जनरेशनल गैप हो गया हो, नया जनरेशन आ गया हो, वो जंगल राज की बात को नहीं समझता हो, लेकिन प्रधानमंत्री आके कह तो जाते हैं जंगल राज के युवराज, और फिर से कहानी शुरू हो जाती है प्रियदर्शी रंजन। बात वही है कि एक शायर ने कहा था कि चिलमन से कभी ये झांके, चिलमन से कभी वो झांके, लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। इन दोनों, ये जो घटना चल रहा है, इस पर लालू राबड़ी को ही बता देना चाहिए कि उनके शासन में क्या क्या हुआ था और अड़े मार्ग से क्या क्या होता था। बहुत बेहतर होगा बिहार के लिए। क्योंकि साधु और सुभाष जो कह रहे हैं उस पर तो एक बार की भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन भरोसे की भी कई वजह हैं। क्योंकि आप उस जमाने में इन्हीं दोनों के भरोसे आप सरकार चला रहे थे, राजनीति कर रहे थे। कौन भूल सकता है वो 2000 का दौर, जब 2000 में विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में और नीतीश कुमार को शपथ दिलाई गई थी और उस समय करीब 20 निर्दलीय के करीब विधायक जीत करके आए थे। और खुद सुभाष यादव ने दावा किया है कि किस तरीके से साधु और सुभाष दोनों ने मिल करके उस समय बाहुबलियों से मुलाकात की थी बेउर जेल में, पटना बेउर जेल में, और लालू राबड़ी की सरकार 2000 में बाहुबलियों की मदद से बनवाई गई थी। तो इस पर सफाई लालू राबड़ी को भी देना चाहिए। ऐसा ये एक मतलब इस निराधार आरोप नहीं है, इसके कई सबूत पहले भी मिले हैं। और ये दोनों लोग जो कह रहे हैं इसमें भी उसकी बू आती है कि लालू राबड़ी जो चाहते थे वो होता था, और लालू राबड़ी शासन की सोच थी अपराधियों जैसी। वो लोग जो सोच रहे थे उसमें अपराधी फिट बैठ रहे थे, अपराधियों के भूते सरकार चलाया जा रहा था, अपराधियों को विकसित किया जा रहा था। एक पूरा सिस्टम खड़ा किया गया था कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में अपराधियों को आगे लाया जाए। क्योंकि आप देखिए 90 के बाद बिहार में अपराधियों का चुनाव लड़ना शुरू हुआ ज्यादा तेजी से, और उनका जीत का प्रतिशत जितना अधिक लालू राबड़ी शासन के दौरान रहा उतना कभी और नहीं रहा।
तो लालू राबड़ी पसंद करते थे और इन अपराधियों पर कंट्रोल लालू राबड़ी साधु और सुभाष के माध्यम से करते थे। और ये दोनों साधु और सुभाष एक दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कौन बड़ा अपराधियों का नेता था, कौन उससे बड़ा अपराधियों का नेता था। दोनों एक दूसरे को अपराधियों का नेता बता रहे हैं। कोई कह रहा है स्मगलर है, कोई हथियार लेकर के। तो इस तरीके के मामले लोगों ने देखा भी है, नहीं वो देखा भी है। लेकिन आप आलोक बस जी, आपको याद होगा शहाबुद्दीन और डीपी ओझा के बीच में किस तरह की बातचीत हुई थी। आपको याद होगा तस्लिमुद्दीन किस तरीके से अपने आप को सीमांचल का किंग मानते थे, उन पे कितने तरह का आरोप था। हद तो ये हो गई थी कि जब शहाबुद्दीन से मिलने लोग जेल में गए थे तो जेलर नीचे बैठा था, शहाबुद्दीन कुर्सी पर बैठे थे और इसका बकायदा फोटो बाहर आया था और इसकी खूब चर्चा हुई थी। आखिरकार इस तरह की बात जब लालू राबड़ी परिवार के लोग ही निकालने लगेंगे तो एक बात तो होगा ना कि जिस बात को तेजस्वी यादव साइड करना चाहते हैं, उसको भूलना चाहते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं उनके परिवार के सदस्य, उनके रिश्तेदार ही चीख चीख कर कहने लगे ये होता था, वो होता था, ऐसे होता था, वैसे होता था। तो फिर विपक्ष का असली काम तो वही कर रहा है। और सवाल यह है कि जो गठबंधन पहले से ही कमजोर दिख रहा हो एनडीए के सामने, तो ये लोग तो उनके मंसूबे पर पलीता लगाना शुरू कर दिए चुनाव से पहले ही। देखिए पंकज जी, बिहार में कहावत है कि घर फूटे तो कोई भी आके लूटे। तो ये तो निश्चित तौर पर डैमेज करेगा आसन्न चुनाव में विधानसभा के। और डॉक्टर संजय ने जो भी एक बात कही वो बहुत मार्के की बात कही है उन्होंने कि बिहार में अब जातिगत मामला उतना तूल नहीं पकड़े हुए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी जो विधानसभा में चुनाव हुए थे, बहुत सी ऐसी सीटें थी जो राजद की बपौती सीटें मानी जाती थी, वहां भी उनका सामना करना पड़ा। और ये जितनी बातों का हम लोग सबसे परिचित है, देयर इज नथिंग न्यू जो हम बात हैं बिहार के। और अब जो जातिगत संरचना करके इन्होंने पार्टी को मजबूती देकर सीटें निकाल लेते थे, वो कवायद अब खत्म हो गई है। डॉक्टर संजय की इस बात से मैं 100% सहमत हूं कि अब लोग उतने जातिगत नहीं रह गए हैं। लोग बिहार की तरक्की चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं। जिस तरीके की तरक्की कर रहा है हिंदुस्तान, जिस तरीके की तरक्की अन्य राज्य कर रही है, हमारे यहाँ भी ये तरक्की चाहिए, ये लोगों के मन में पूरी तरीके से बैठ गई है। ठीक है, पर डॉक्टर संजय जो बात साधु यादव और सुभाष यादव को सीरियसली ले कौन रहा? नहीं, ठीक है, पर डॉक्टर संजय ये बात सम्राट चौधरी कहते थे, दिलीप जायसवाल कहते थे, बीजेपी के नेता कहते थे, जेडीयू के नेता कहते थे, तो लगता था कि एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। लेकिन सुभाष यादव के कहने के बाद आपको क्या लगता है आरजेडी पे कितना असर करेगा ये? नहीं, देखिए, जो लोग, जो पक्ष के नेता कहें, विपक्ष के नेता कहें, साधु कहें, सुभाष कहें, जो भोगा हुआ यथार्थ है बिहार का, उस सच्चाई से कैसे कोई इनकार कर सकता है? अब कल ही या परसों तो 12 नरसंहार की वर्षी थी, कैसे लोगों को जला दिया गया था वहां। और उस समय हाउस में, विधानसभा में राबड़ी देवी का जो बयान है उसको जरा निकाल करके देख लीजिए कि क्या वो बयान दी थी कि जिस जाति के लोग मारे गए हैं वो जाने। तो वो कुछ चीजें हैं जिसको कि जिस तरह से दलितों का नरसंहार हो रहा था, जिस तरह से उचड़खाना बना हुआ था, वो पब्लिक डोमेन में है। वो चीजों को आप नहीं डिनाई कर सकते। ठीक है, नहीं डिनाई कर सकते हैं। श्याम किशोर चौबे जी, आपको लगता है आरजेडी ये जंगल राज के भयानक तमगे से बाहर निकल पाएगी जब तक लालू प्रसाद हैं? देखिए, वो तो लालू प्रसाद जब तक हैं तब तक नहीं रहेंगे, तो भी नहीं निकल पाएगी। एक बार जो लग गई मुहर तो लग गई उसका। इसलिए कि जब पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो दो खेमे रहेंगे और दूसरा खेमा उसका
मतलब आदि अनादि काल तक, वो भविष्य काल में सैकड़ों साल तक वो उसका उल्लेख करता रहेगा। लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं, जो चेंजेस हैं बिहार में, जो चेंज आ रहा है, वहाँ के पॉलिटिकल कल्चर में जो चेंज आ रहा है, उस पे चर्चा ज्यादा अच्छी होगी। अदरवाइज तो अभी वत्स जी ने ही कह दिया कि सुभाष और साधु को सीरियसली कौन ले रहा है, तो दोनों आपस में एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। घाटा तो एक दूसरे को ही होगा, एक दूसरे को ही पहुंचाएंगे, बेइज्जती एक दूसरे की ही होगी और गड़े मुर्दे एक दूसरे के ही निकलेंगे। लेकिन एक नए बिहार की तैयारी के लिए अब अवसर आने वाला है और इसकी तैयारी पूरे बिहार को करनी चाहिए। इसकी तैयारी पूरी बिहार को करनी चाहिए। तो प्रियदर्शी रंजन जी, यही वजह है कि ईबीसी यादव के विरोध में तमाम जातियां गोलबंद हो जाती हैं और वो नीतीश कुमार में अपना नेतृत्व देखती हैं या बीजेपी में भरोसा करने लगी हैं? बिल्कुल, देखिए लालू या राबड़ी देवी के शासन काल के दौरान सिर्फ सवर्णों पर अत्याचार नहीं हो रहा था, जुल्म नहीं हो रहा था। कुछ जातियों को छोड़ करके बिहार की वो तमाम जातियां थीं जो लालू राबड़ी शासन के दौरान प्रभावित हुई, बुरी तरीके से प्रभावित हुई, और उनमें अति पिछड़ा भी थे, दलित भी थे, तमाम लोग थे। और ये लोग अब चाहते हैं कि उस तरीके का माहौल न रहे, इसीलिए वे लोग नीतीश कुमार की ओर जाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर जाते हैं या कोई और पार्टी की ओर मुखातिब होते हैं। लेकिन आप देखिए, तमाम कोशिशों के बावजूद तेजस्वी यादव A to Z कहते जरूर हैं, लेकिन पार्टी को बना नहीं पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में आलोक वत्स जी, आप लोग जो दावा कर रहे हैं 225, कितना नजदीक पा रहे हैं अपने आप को 225 के? ऐसी हरकतें अगर होती रहेंगी तो हो सकता है 225 का आंकड़ा से भी ऊपर चले जाएंगे। बिहार अब बदलाव मांग रहा है, बिहार अब प्रगति मांग रहा है, बिहार अब उन्नति मांग रहा है। बिहार इन चीजों से अब बहुत ऊपर उठ चुका है। अब ये जातिगत जो जनगणना, जो जातिगत जोड़ गठबंधन करके जो लोग इतने दिनों तक शासन करते रहे और जिस तरीके की दमनकारी नीतियां अपनाई गई, जिस तरीके से बहुबालियों को प्रश्रय दिया गया, जिस तरीके से समानांतर सरकारें चली, जिस तरीके से साधु और सुभाष के सारे कारनामों को बिहार ने झेला, ये अब झेलने के लिए बिहार तैयार नहीं है। और अगर इस तरीके की चीजें और होती गई और चीजें उजागर होती गई तो हमारे वोट बैंक में वृद्धि होना स्वाभाविक है, लाजमी है। चलिए, तो आपके वोट बैंक में वृद्धि होना लाजमी है, पर सवाल यह है कि गड़े मुर्दे उखाड़ करके सुभाष यादव ने क्या वाकई आरजेडी को झकझोर दिया है? क्या लालू प्रसाद को फिर से सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है? क्या सुभाष यादव ये राजनीति के तहत कर रहे हैं? क्या सुभाष यादव ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने बेटे को सेट करना है, जैसा कि आरजेडी आरोप लगा रही है? ऐसे कई तरह के आरोप हैं जो कि अब बाहर निकलेंगे, लेकिन इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि एनडीए भी सुभाष यादव से बहुत कुछ बुलवा करके लालू पर इस तरीके से भी निशाना साधने का प्रयास करेगी। और सच ही कहा है लोगों ने कि आप लाख आगे बढ़ने का प्रयास करिए, कई बार भूत आपका पीछा नहीं छोड़ता है। और ऐसा देखा जा रहा है कि लालू जी जितना भी आगे बढ़ने का प्रयास करें, तेजस्वी यादव कितना भी A to Z की बात करें, लेकिन उनका भूत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और प्रधानमंत्री भागलपुर पहुंचने जा रहे हैं, क्या फिर से कहेंगे जंगल राज का युवराज? और इस तरह के आरोपों से कैसे किनारा कर पाएगी आरजेडी? एक बड़ा सवाल है। इसलिए श्याम किशोर चौबे जी, आलोक वत्स जी, प्रियदर्शी रंजन जी, डॉक्टर संजय कुमार जी, समय की कमी है इसलिए बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।